बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़ख्र अब्बास बुखारी। लेक्चर नंबर 3 हमारा मैज़ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जो बुक है मोहम्मद सलीम अख्तर की, उसके ऊपर ये चैप्टर नंबर 3 है। अगर कोई और जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट अगर बुक यूज़ कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी बुक है। बहरहाल हमारी जो आज की डिस्कशन रहेगी दैट विल बी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, और हम प्रॉपर्टीज़ को इन डेप्थ देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ हमें बताती क्या हैं, उसको समझने से हमें फ़ायदा क्या होता है। इसके बाद हम उसके अलजेब्रिक प्रूफ्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। और सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको देख लीजिए। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर समेशन ले लिया जाए या सम ले लिया जाए किस चीज़ का, डिविएशंस का। डिविएशंस क्या होती हैं? एक्स में से किसी भी वैल्यू को माइनस करा दिया जाए, किसी भी वैल्यू को माइनस करा दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड डिविएशन। सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन। अगर डिविएशन मीन से ली जाए तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास ज़ीरो आएगा। दिस इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ज़रा इसको दोबारा से मैं लिखूंगा और इसका स्टेटमेंट भी यहीं से हम जनरेट करेंगे। क्या कहती है हमें स्टेटमेंट हमें कहती है कि अगर आपने समेशन लेना है किस चीज़ का, डिविएशंस का, दैट आर टेकन फ्रॉम देयर मीन, आपको हमेशा इसका रिप्लाई या इसका आंसर हमेशा आपको ज़ीरो मिलेगा। तो पढ़ेंगे कैसे इसको? सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन, इन्हीं वैल्यूज़ का मीन है। ठीक है, फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल को पढ़ें आप, इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास स्टेटमेंट जनरेट हो गया। तो क्या कहती है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया जी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है इसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो हमारे पास इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनता है उसको ज़रा मैं नीट करके आप लोगों के सामने डिस्प्ले देता हूँ। दिस इज़ सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो ये एक्स में से अगर कोई चीज़ माइनस हो रही है, कोई भी चीज़ माइनस हो रही है, यहाँ पर तो डिविएशन आपकी मीन से ली जा रही है, एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ए से भी ली जा सकती हैं। ठीक है, तो सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, दिस इज अलजेब्रिक, दिस एक्सप्रेशन इज़ ट्रू फॉर द सिंपल डाटा ओनली। ये ग्रुप डाटा के लिए वैलिडिटी नहीं रखता है। ठीक है, अगर ग्रुप डाटा में हमने देखना है या इसी बात को प्रूव करना है कि सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम देयर मीन ज़ीरो होती हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। दैट विल बी समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो ये एक्सप्रेशन आपको ज़ीरो देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ज़रा एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं आपको थोड़ी सी। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा डाटा उठाया ताकि मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकूँ। एक्स की वैल्यूज़ हैं कुछ मेरे पास, दैट इज़ 2, 4 और 6। हम इसके लिए, इस डाटा के लिए 2, 4 और 6 के लिए इसी चीज़ को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को ये वैलिडिटी प्रोवाइड करेगा ये डाटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो मीन निकालना है। ठीक है, हमारे पास मीन कैसे निकलेगा? एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में फार्मूलों को डिटेल में डिस्कस किया, वहाँ पर क्वेश्चन भी हमने किए, वहाँ पर आप उसको जाके लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, तो समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन हमारे पास सिंपल डाटा के लिए हम यहाँ पर लेंगे समेशन एक्स को, और ये आ जाएगा 6, 4 और 2 ऐड होने पर आपको दे देंगे 12, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास है 1, 2 और 3। इन 3 वैल्यूज़ को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और हमारे पास आ जाएगा आंसर 4। अब मैं x की हर वैल्यू में से उसके मीन की वैल्यू को माइनस कराऊँ तो हमारे पास क्या बनेगा? x की पहली वैल्यू हमारे पास 2 है, मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी अभी हमने निकाली 4 है। फिर हमारे पास x की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी है? 4 है। माइनस कराया मीन की वैल्यू को, x की वैल्यू 6 में से माइनस कराया मीन की वैल्यू को। इनके आंसर्स जो हमारे पास हैं दैट इज़ -2, 0 और 2। अगर हम इनको सम करें तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का सम आएगा, यानी कि समेशन x माइनस एक्स बार आएगा, और ये हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। इसको देख लीजिए, ज़ीरो है ये। तो ये हमारे पास आप लोगों को प्रॉपर्टी यही बता रही होती है कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हर वैल्यू में से अगर मीन की वैल्यू को माइनस करवाया जाए और जो हमारे पास डिविएशंस आएंगी उन डिविएशंस को आप सम कर लें तो आंसर आपके पास लाजमी ज़ीरो आएगा। ठीक हो गया, तो इसको ज़रा दोबारा से देख लीजिए। हमारे पास समेशन एक्स 12 है और एक्स बार हमने फाइंड किया समेशन एक्स बाय एन के थ्रू। समेशन एक्स हमारे पास 12 था, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 3 थी, हमारे पास मीन बना 4। ठीक है, अब हमने कॉलम जनरेट करना है एक्स माइनस एक्स बार का,
2 में से हमने 4 को माइनस किया, आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। 4 में से हमने अगेन मीन को माइनस कराया जो 4 है, आंसर आया हमारे पास 0। 6 में से जो कि x की वैल्यू है, मीन की वैल्यू को माइनस कराया तो हमारे पास आंसर आया पॉजिटिव का 2। तो इनको सम हम जब करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। और याद रखें कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ के लिए या इस कुछ स्पेसिफिक डाटा के लिए ऐसा आपके पास रिजल्ट 0 आएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हर डाटा के लिए ये आपके पास प्रॉपर्टी वैलिड है, बशर्ते कि वो डाटा सिंपल डाटा होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रुप डाटा होगा तो फिर क्या जी होगा, फिर हमारे पास समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ये हमेशा 0 रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल, इसी तरह की एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी सी वैल्यू लेते हैं हम। x की वैल्यूज़ मैंने ली 2, 4 और 6। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीन लेना होगा। मीन लेने से पहले हम डाटा को मुकम्मल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास हैं। लेट्स से हमारे पास 2 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 10 है और 6 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करते हुए हम मीन निकालेंगे। दैट विल बी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख लेंगे, ठीक है। 6 5 30, इनको सम, यहाँ पर समेशन एफ एक्स मिल जाएगा, यहाँ पर समेशन एफ मिल जाएगा। इनकी वैल्यू को यहाँ पर हम प्लग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अच्छा भाई बस एक मिनट, सॉरी, इसको एडजस्ट कर लें हम। ओके जी, तो ये रेजॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ है, और एफ एक्स का कॉलम जनरेट कर लेते हैं ताकि हम न्यूमरेटर को हासिल कर सकें, ठीक है। 2 और 10 मल्टीप्लाई हुए 20, 4 और 10 मल्टीप्लाई हुए 40, 6 5 30, समेशन एफ भी आ गया हमारे पास 25 और समेशन एफ एक्स आ गया 90। वैल्यूज़ को प्लग इन किया और आंसर हमारे पास आ गया एक्स बार का 3.6। अब हमें क्या करना है अब हमें कॉलम बनाना है एक्स माइनस एक्स बार का, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने बेसिकली जिस तरफ मूव करना चाह रहे हैं दैट इज़ समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो पहले इस पार्ट को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हासिल कर लेते हैं। तो कैसे हासिल करेंगे, एक्स में से एक्स बार की वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है ना। एक्स में से एक्स बार की वैल्यू को माइनस कराते हैं जी, ये आपके पास कॉलम आ गया एक्स माइनस एक्स बार का, यानी कि एक्स की वैल्यू है 2 और एक्स बार की वैल्यू है मेरे पास 3.6। माइनस कराने पे आ जाएगा -1.6। 4 माइनस 3.6 आ गया आपके पास 0.4। 6 माइनस 3.6 आंसर आ गया आपके पास 2.4। अब यहाँ पर अगर आप कहें कि यहाँ पर सम 0 आ जाएगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार 0 आ जाएगा, तो ये 0 नहीं आ रहा और ना ही ये आएगा। किसी स्पेसिफिक डाटा के लिए कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनके लिए डाटा भी आपको 0 प्रोवाइड कर दे, बिलखुसूस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में ऐसा हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको वैलिडिटी प्रोवाइड उस वक्त ही करेगी जब आपके पास हर टाइप ऑफ डाटा के लिए, हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वैलिड हो, ठीक है। तो ये वाला कॉलम आपको अगर सम 0 दे भी देता है तो आपका प्रूव मुकम्मल नहीं हुआ या आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई। अब हम एक और कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम का नाम होगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब ये कॉलम बन जाने के बाद जब वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी तो जब हम सम लेंगे तो आ जाएगा ना समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड भी है, और ये कहता है कि ये 0 आएगा। तो लेट्स सी कि वाकईतन 0 आता है कि नहीं आता, ठीक है। हमें कॉलम कौन सा बनाना है, कॉलम बनाना है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का। f का कॉलम ये है हमारे पास, f की इस f के कॉलम की वैल्यूज़ को और x माइनस एक्स बार के कॉलम की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि 10 को आप मल्टीप्लाई करें -1.6 के साथ, आपके पास आंसर बन जाएगा -16। 10 मल्टीप्लाई हुआ 0.4 के साथ, आंसर बन जाएगा 4। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 विल प्रोड्यूस 12। अब इनको सम कर लें आप और देखें कि आपके पास सम 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है आपने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अगर ये आपके पास 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, अदरवाइज़ ये हर सूरत में 0 आएगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये जो मीन मैंने लिखा है 3.6, अगर आपके पास ये वैल्यू ऐसी आ जाती है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पर वैल्यूज़ है पॉइंट के बाद, और आपने इसको राउंड ऑफ किया है 2 डेसिमल प्लेसेस पे, 3 डेसिमल प्लेसेस पे, राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि आपने एग्जैक्टनेस को छोड़ दिया, प्रिसाइजनेस को छोड़ दिया, तो फिर आपके पास यहाँ पर 0 जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0 आएगा, यानी कि 0.01 0.02 का फिगर कुछ ना कुछ आप लोगों को ये वैल्यू दिखा सकता है। नॉट एग्जैक्टली 0 लेकिन अप्रोचेस टू 0 के करीब दिखाएगा, और वो 0 आपको जो नॉन 0 नज़र आ रहा होगा, जो 0 के करीब होगा,
दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ की वजह से ये आपके पास छोटा सा एरर आ सकता है। उसमें कसूर इस प्रॉपर्टी का नहीं है बल्कि हमारे राउंडिंग ऑफ का है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ समटाइम्स मजबूरी भी होती है, तो उसकी वजह से हमें करना भी पड़ती है। ओके जी, आगे हम मालूम करते हैं जी इसी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स को भी देख लेते हैं अलजेब्रिकली। अगर मैं इस साइड पे सिंपल डाटा के लिए प्रूफ लूँ तो मुझे लेना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, समेशन एक्स माइनस एक्स बार, और ये ज़ीरो होना चाहिए, तो हम इसका ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है समेशन एक्स माइनस एक्स बार, तो समेशन को अंदर अप्लाई करते हैं, दैट विल गिव यू समेशन एक्स, और इसके साथ जब अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस समेशन एक्स बार। नहीं, समेशन एक्स बार के साथ नहीं लग सकता क्योंकि एक्स बार हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ जब भी समेशन अप्लाई होता है तो हम उसको एन से कन्वर्ट करके लिखते हैं, यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टी है समेशन ए एनी कांस्टेंट, अगर ए वैल्यू है और उसके बाद समेशन लिख रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं लिखना बल्कि एन टाइम्स कांस्टेंट लिखना है, उसी चीज़ को हमने यूज़ करना है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या रहेंगे, समेशन एक्स को एज इट इज़ उतार दें, माइनस एन को रहने दें इधर ही, एक्स बार को लिख लें आप समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन लिखा है हमने सॉरी, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन लिखा है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये सिंपल डाटा के लिए बात हो रही है, तो मीन का फार्मूला भी हमने सिंपल डाटा वाला ही यूज़ करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ से एन को कैंसिल आउट करें, आपके पास रह जाएगा समेशन एक्स, यहाँ से भी रह जाएगा समेशन एक्स, जो आपको जीरो दे देगा, जो आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, हमने भी यहाँ पर अप्लाई किया समेशन एक्स और माइनस एन एक्स बार, ठीक है, माइनस एन एक्स बार। अब एक्स बार की जगह पे उसके फार्मूले को रिप्लेस करें, यानी कि ये वाला फार्मूला है बस, ठीक है, इसको रिप्लेस करें और आपके पास बन जाएगा समेशन एक्स माइनस एन इंटू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, जो एक्स बार का फार्मूला, ठीक है। एन को हमने एन से कैंसिल आउट किया और रह गया हमारे पास समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स, जो कि फर्दर आपको ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा क्योंकि आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो गए। आपके पास ये रिजल्ट्स राइट हैंड साइड के बराबर हैं और ये हो गया प्रूफ। अलजेब्रिक प्रूफ आपको ये वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है कि ये सारे डाटा के लिए ये वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने जो डाटा लिया है, हो सकता है कि किसी के जहन में आ जाए कि ये सिर्फ इन वैल्यूज़ के लिए तो एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ किसी और डाटा के लिए एप्लीकेबल हो या ना हो। बहरहाल ये बात कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ज़रूरी थी, इसको एक्सप्लेन यहाँ से किया, ठीक है। अब इसी के दूसरे पार्ट को देखते हैं, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार ज़ीरो होता है फॉर ग्रुप डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही उठा लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाया, दैट इज समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो ये हमारे पास समेशन को रहने दें, फिलहाल होल्ड पे रखें और एफ को अंदर अप्लाई करें, ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस, ये आ जाएगा जी एफ एक्स बार। अब दूसरे मरहले पे समेशन को भी अंदर ले जाए, ये आ जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस समेशन एफ एक्स बार। अब कहें कि अभी अब आपने समेशन क्यों लगाया, अभी तो हमारे पास ये एक्स बार कांस्टेंट ही है, यस एक्स बार कांस्टेंट है, लेकिन ये एफ कांस्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी आप समेशन की याद रखें, समेशन ए एक्स, अगर ए जो है हमारे पास कोफिशिएंट के तौर पे परफॉर्म कर रहा हो किसी वेरिएबल के, तो इस केस में हम समेशन के साइन को रिटेन करते हैं और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम बाहर फेंक लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास ए टाइम्स समेशन एक्स। तो हम बिल्कुल यही काम करेंगे, अगले स्टेप में जाके क्या करेंगे जी कि समेशन एफ एक्स को उतार लेते हैं ऊपर वाले टर्म से, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक्स बार को आप बाहर फेंक लें, इस कांस्टेंट को बाहर फेंक लिया, ठीक है ना, इस कांस्टेंट को हमने बाहर फेंक लिया और समेशन एफ रहने दिया यहाँ पर। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि समेशन एफ रहने दे इधर और एक्स बार को आपने समेशन साइन से थोड़ा सा हटा के लिख लिया, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 में, यानी कि रियल नंबर्स के अंदर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन एफ एक्स एज इट इज़ माइनस समेशन एफ, इसको भी एज इट इज़ रखते हैं, एक्स बार को खोल लेते हैं, एक्स बार की जगह पे उसका फार्मूला प्लग इन करेंगे, लेकिन क्या फार्मूला प्लग इन करें, समेशन एक्स बाय एन प्लग इन करें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम डाटा जो यूज़ कर रहे हैं वो ग्रुप का है, ठीक है, ग्रुप डाटा है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें फार्मूला भी यही यूज़ करना चाहिए। तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ हुआ। अब आपके पास यहाँ पर कैंसिलेशन है, समेशन एफ एक्स माइनस समेशन एफ एक्स आपको ज़ीरो दे देगा। तो ज़रा आपको नीट एंड क्लीन हालत में भी दिखाते हैं इसको। हमने क्या किया जी, हमने पहले मरहले में एफ़ को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये एफ एक्स, ठीक है, और ये एफ एक्स बाहर बन गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने समेशन को अंदर अप्लाई किया, तो समेशन को अंदर अप्लाई किया तो ये आ जाएगा समेशन एफ और माइनस
समेशन एफ एक्स बार, ठीक है। और आप अगले मरहले में आप इस एक्स बार को खोल सकते हैं, यहीं से भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल समेशन एफ एक्स तो एज इट इज़ ही आएगा, माइनस समेशन एफ, ये वाला एज इट इज़ आया, एक्स बार को खोल लिया क्योंकि अभी समेशन की ज़द से जो है ना निकल चुका हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये हमने फार्मूला इसका खोल लिया, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। और फिर क्या हुआ जी, हमने समेशन एफ को समेशन एफ के साथ कैंसिल आउट करा दिया और हमारे पास बच गया समेशन एफ एक्स माइनस समेशन एफ एक्स। अगेन एडिटिव इनवर्स हैं, आपको आंसर 0 देंगे और राइट हैंड साइड के बराबर रिजल्ट्स आ गए जो कि आपके पास अगेन प्रूफ दे रहे हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये बात हमारे पास होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं मूव करता हूँ अगली स्लाइड की तरफ, यानी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास अरिथमेटिक मीन की है जी, पहले मैं डिस्प्ले दे दूँ उसका। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, अगर हम स्क्वायर्स डेविएशंस जो है, डेविएशंस का सम नहीं ले रहे, स्क्वायर्ड जो डेविएशंस है उनका सम ले रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके साथ कंपैरिजन में करते हुए हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन के बजाय एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लें। यहाँ पर हमने दोबारा से इस जुमले को देखिए, मैं ज़रा क्लियर करता हूँ इसको, शायद फंबल हो गया। समेशन ले रहे हैं या हम सम ऑफ ले रहे हैं स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो दैट इज़ लेस देन आर इक्वल टू का है, यानी कि यहाँ पर जो मीन से स्क्वायर्स डेविएशंस ली जाएंगी उनका सम जो है आपको मिनिमम आंसर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर आंसर जो होगा वो ग्रेटर होगा, यहाँ पर आंसर जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। और कितना ग्रेटर होगा ये तो डिपेंड करता है ए की वैल्यू के ऊपर, आपने ए की वैल्यू को क्या असाइन किया है। एक और बात, यहाँ पर इक्वलिटी भी मौजूद है, तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, ये इक्वल सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि आपके पास एक्स बार और ए की वैल्यू सिमिलर हो जाएं, यानी कि एक्स बार और ए आप सेम रख लेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली इक्वलिटी ही आ जाएगी। तो इसी बात को ज़रा हम साफ अंदाज में लिखते हैं, दोबारा से देख लें। सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज़ ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा है जी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, वो स्क्वायर डेविएशंस जो मीन से ली जाएं, ठीक है ना, वह हमेशा क्या होंगी, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू, वो लेस देन होंगी या इक्वल होंगी किसके, सम ऑफ स्क्वायर्स डेविएशंस दैट आर टेकन फ्रॉम एनी अदर आर्बिट्रेरी वैल्यू, मीन के अलावा किसी से ली जाए तो लेस आंसर आएगा, अगर मीन के बराबर ले ली जाए तो इक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगी, ठीक हो गया। तो अब ज़रा एक बात ध्यान में रख लेनी है कि इक्वलिटी साइन कब जो है ना हमारे पास वैलिड रहेगा, इफ़ एंड ओनली ए और एक्स बार की वैल्यू सेम हो। ये एक्स बार पूरे से नज़र नहीं आ रहा, मैं बार डाल देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू एक्स बार अगर हम ले लें तो हमारे पास इक्वलिटी साइन भी वैलिड रहेगी, ठीक है ना। इक्वलिटी साइन विल होल्ड गुड इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है। ज़रा इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपल डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए होगा तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बीच में डाल देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन ग्रुप डाटा के लिए बन जाएगा। बहरहाल इसको भी देख लेते हैं, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए भी दोनों स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि ये हमें जो डाटा है उसको किस तरीके से हैंडल करते हुए हम इसको समझ सकते हैं। हमारे पास वही वैल्यूज़ ले लेते हैं, एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास 2, 4 और मैंने 6 लिए हैं, सिंपल डाटा ले रहा हूँ। और समेशन एक्स मेरे पास 12 है, एक्स बार मैंने ले लिया, दैट इज़ समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि 12/3 आपको 4 मिल गया। अब आपने एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना है जो पहले बनाया था, तो आपके पास 2 - 4 आपको रिजल्ट देगा 2, 4 - 4 0, 6 - 4 2। अब इसका सम कर लें तो आपके पास 0 आंसर आएगा, जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। लेकिन अब सेकंड प्रॉपर्टी में हमने यहीं पे इक्तफा नहीं करना, हमने इसकी स्क्वायर्स डिविएशन बनानी है ना। तो डिविएशन जितनी भी आपके पास आ चुकी हैं हर डिविएशन का स्क्वायर ले लें, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार का जो आप कॉलम बना रहे हैं हर कॉलम की वैल्यू को स्क्वायर लेते जाएँ।
-2 का स्क्वायर लें +4, 0 का स्क्वायर लें 0, और फिर 2 का स्क्वायर लें आप अगेन 4। अब इनको आप सम कर लें, आपके पास रिजल्ट आ गया 8। ठीक है, यहाँ का हमने रिजल्ट देखा, यहाँ का रिजल्ट 8 आ रहा है। ओके, अब इसको कंपेयर करना है एनी अदर आर्बिट्ररी वैल्यू से। तो अब जहाँ पर आपने एक्स बार की वैल्यू जो 4 यूज़ की है, इस 4 के अलावा कोई और एनी अदर आर्बिट्ररी वैल्यू लेके देखें तो क्या आपके पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कॉलम जनरेट किया x-a के नाम से, और a मैं रख रहा हूँ दिस टाइम 1। ठीक है ना, मैंने अदर देन 4 रखना था, आप कोई भी रख लें वैल्यू, 4 के अलावा कोई रख के देख लें रिजल्ट्स आपके पास कैसे रहेंगे। ठीक है ना, आप लोगों को अपने तौर पे देख सकते हैं। मैं ए के लिए आप लोगों को ए को 1 रख के मूव करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो x माइनस a का मतलब है 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 आपको दे देगा 1, 4 माइनस 1 आपको दे देगा 3, 6 माइनस 1 आपको दे देगा 5। अब ये हमारे पास कॉलम किस चीज़ का आ गया, कॉलम आ गया हमारे पास x माइनस a का। तो हमने किस तरफ मूव करना है, x माइनस a के स्क्वायर की तरफ मूव करना है। तो इसी कॉलम का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि हम x माइनस a के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यू को हम स्क्वायर करके देखेंगे क्या रिजल्ट्स बनते हैं। 1 का स्क्वायर लिया 1, 3 का स्क्वायर लिया 9, 5 का स्क्वायर लिया 25। अब हम सम करते हैं इसको, और सम आ जाएगा मेरे पास 35। अब ज़रा इनको कंपेयर करें, यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास आया 8, और इसका आंसर आया हमारे पास 35। तो ये हमारे पास लेस देन है ना। ठीक है ना, ये वाला आंसर जो आपने यहाँ पर निकाला, इन दोनों को चेक करें, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 35 है, और ये आपके पास आंसर यहाँ पर मिनिमम है। तो प्रॉपर्टी ने भी यही कहा था ना कि यहाँ पर हमारे पास ये जो स्क्वायर्स डिविएशंस जो हैं जो मीन से ली जाएंगी वो आपको मिनिमम आंसर देंगी। तो इन्होंने मिनिमम आंसर आपको दे दिया। अब बता देख लें, आप ए की जगह पे जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर 4 लिख लेंगे, तो एक्जैक्टली फिर आपके पास 8 ही जवाब आ जाएगा, वही जवाब आ जाएगा, क्योंकि आपने एक किस्म की रिपीटेशन ही कर दी। ठीक है, इसी को देखते हैं हम ग्रुप डाटा के लिए भी देख लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे बनेगी। एक्स की वैल्यूज़ मैंने ले ली दोबारा से 2, 4, 6, लेकिन इस टाइम ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं। इसके साथ 2 की फ्रीक्वेंसी 10, 4 की भी 10, और 6 की फ्रीक्वेंसी 5 रखी, और x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ के फार्मूले को यूज़ करना चाहता हूँ। तो एफ एक्स का कॉलम चाहिए मुझे, एफ एक्स का कॉलम बिल्कुल वही जनरेट हो जाएगा, और 20 हमारे पास आ जाएगा, फिर 40, और फिर आ जाएगा 30। कैसे हुआ, इनको वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4, 10 से 6, 5 से मल्टीप्लाई होने पर नया कॉलम जनरेट कर रहे हैं। समेशन ले लें, समेशन एफ भी और समेशन एफ एक्स भी ले के वैल्यूज़ प्लग इन की, मीन आ गया हमारे पास। ठीक है ना, मैं यहाँ पर तेज़ी से इसलिए मूव कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके बैठे हुए हैं इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और हमारा फोकस सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर है कि कैसे प्रॉपर्टी बिहेव करती है। ओके जी, तो हमें मूव करना है x माइनस एक्स बार की तरफ। एक कॉलम बना ले x माइनस एक्स बार का, तो हमारे पास कॉलम आ जाएगा x माइनस एक्स बार को। तो देखें जी, x की वैल्यू है हमारे पास 2, x बार की वैल्यू है हमारे पास 3.6। तो ज़रा माइनस करा के देखें इसको, आपके पास -1.6, 4 माइनस 3.6 0.4, 6 माइनस 3.6 आपके पास 2.4। इसको सम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं, एक और कॉलम बनाते हैं हम f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि f का कॉलम और x माइनस एक्स बार का कॉलम। आप डायरेक्टली भी कॉलम जनरेट कर सकते थे, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, f की वैल्यू 10 को मल्टीप्लाई करना होगा आपके पास ये x माइनस एक्स बार की वैल्यू जो -1.6 है, इसको आपने कैलकुलेटर पे रख के ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रख लेंगे, तब भी आपको डायरेक्टली भी नेक्स्ट कॉलम जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट कॉलम मैं जो जनरेट करूँगा दैट विल बी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो वो डायरेक्टली जनरेट हो सकता है। अलबत्ता मैंने यहाँ पर एक कॉलम और जनरेट कर लिया ताकि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को दोबारा विजुअलाइज भी कर सकें। तो f का कॉलम और x माइनस एक्स बार का कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 16, ये मल्टीप्लाई हुआ आपस में तो 4, 5 मल्टीप्लाई हुआ 2.4 के साथ, आंसर बन जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो समेशन इसको करके देख लें। ये पिछली प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इस प्रॉपर्टी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम चूँकि पिछली प्रॉपर्टी को भी साथ साथ याद करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार 0 होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, यहाँ की वैल्यू चाहिए ना, इस जगह की वैल्यू, इस जगह की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम मौजूद है, इसको x माइनस एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करें तब भी ये जनरेट हो जाएगा। कैसे, आपके पास कॉलम क्या है, x माइनस एक्स बार, ये पहले का मौजूद कॉलम है। नेक्स्ट कॉलम क्या है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार और यहाँ पर x माइनस एक्स बार आपस में स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो कॉलम फिर कौन सा जनरेट हुआ, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर जनरेट हुआ। एक तरीका ये है, यानी कि आप इस माइनस के 1.6 को माइनस के 16 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 25.6 आंसर आ जाएगा।
अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप f की वैल्यू जो कि हमारे पास 10 है उसको लिखें, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे लिखें और ब्रैकेट को यूज़ करें, x माइनस एक्स बार जो कि -1.6 है उसको लिखें और उसके ऊपर स्केयर डाल दें, तो भी आपके पास अगेन 25.6 ही आएगा। इट्स टोटली अप टू यू, आप लोग कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहते तो मैं तो ये वाला प्रेफर करता हूँ कि इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 16, तो पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा 1.6, इसी तरह 2.4 मल्टीप्लाई हुआ 12 के साथ, दैट इज़ 28.8। अब इसका सम हमें चाहिए, यहाँ पर हम कंपेरिजन के लिए यूज़ करेंगे इसको, दैट इज़ 56, इसका सम आया मेरे पास 56, ठीक है। अब कोई एनी अदर आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं, हमारे पास x माइनस ए का कॉलम जनरेट होगा, मैं इस टाइम पे 4 ले रहा हूँ, ठीक है। 1 यहाँ पर लिया था तो यहाँ पर चेंज करके लेते हैं, 4 ले लेते हैं, क्योंकि मीन तो नहीं है ना, ये मीन हमारे पास 3.6 था, मीन के अलावा कोई वैल्यू लिया हमने, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी x की वैल्यू है हमारे पास 2 और माइनस कराया 4 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। 4 में से 4 को माइनस कराया 0, 6 में से आपने 4 को माइनस कराया तो आपके पास आ जाएगा 2। ओके, इसके सम की ज़रूरत नहीं है हमें कहीं पे, हमें क्योंकि समेशन f इंटू एक्स माइनस ए के स्क्वायर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम। कॉलम बना लें आपके पास f इंटू एक्स माइनस ए, एफ इंटू एक्स माइनस ए, अगले वाले में स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। तो f इंटू एक्स माइनस ए का कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, f की वैल्यूज़ को x माइनस ए की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, -20, 10 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, आंसर बन जाएगा 0, 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, f इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, बिल्कुल उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो यहाँ पर डिस्कशन की थी, एक्जैक्टली वही डिस्कशन है, ठीक है। f इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, f इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर जनरेट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लें, आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव के 40, 0 आ गया, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20, समेशन करके देखें आपके पास आंसर आ जाएगा 60। तो यानी कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर देखें 56 इस चीज़ का आंसर है और 60 इसका आंसर है। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास ये 56 इज़ लेस देन 60, तो आपके पास क्लैरिटी आ गई कि हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस अगर मीन से ली जाएँ तो हमारे पास मिनिमम रिजल्ट देती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर वही स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस के किसी और एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू से ली जाएँ तो, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को मैं अलजेब्रिकली भी प्रूव करता हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल के ऊपर तो इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन वीडियो कहाँ तक जाती है मुझे मालूम नहीं, किसी और की ज़रूरत है तो वो उसके लिए अच्छा हो सकता है, अदरवाइज़ आप यहाँ से इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं और अपने नॉलेज के लिए यहाँ से देखना चाहें तो इसको कंटिन्यू करके देख भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसी सेकंड प्रॉपर्टी को जो है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू समेशन x माइनस ए का स्क्वायर, इसको हम अलजेब्रिकली प्रूव करके देखते हैं। तो क्या करना है जी, मैं शुरू कर रहा हूँ इसके राइट हैंड साइड से, यानी कि इस वाली साइड से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास समेशन x माइनस ए का स्क्वायर, और हम ऐसा करते हैं कि पहले मरहले पर समेशन x है हमारे पास और माइनस ए है, माइनस ए करीब लिखने के बजाय थोड़े से फासले भी लिख रहा हूँ मैं, और इसके दरमियान में हम ऐसा करते हैं माइनस एक्स बार और प्लस एक्स बार कर दें, तो इन दोनों का आंसर तो ज़ीरो है, यानी कि मैं ज़ीरो किसी भी चीज़ के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स बार को मैंने माइनस भी कराया और ऐड भी कराया। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इस पूरे वाली टर्म को a मान लें और इसको b मान लें, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, इसको a और b और यहाँ पर बीच में प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर रख के एक्सपेंड करेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास रिजल्ट्स किस तरह के जनरेट होते हैं, ठीक है। हमने पहले मरहले पे क्या करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है एक्स बार को, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स, ये यहाँ पर जो मौजूद है ये वाला x, ठीक है, और ये वाला माइनस है यहाँ पर मौजूद है, एक्स बार माइनस भी कराया, एक्स बार हमने प्लस भी कराया, यानी कि ज़ीरो को हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि इसके स्क्वायर को खोलना है, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारे पास a है, ये वाला पार्ट हमारे पास b है, होल का स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यूज़ कर लें। यहाँ पर क्या करेगा, पहली का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म, ये पहली टर्म, इंटू दूसरी टर्म, ये आपके पास दूसरी टर्म, ठीक है, इंटू दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया a, मैं किस तरह बताऊँ, ये है हमारे पास a का स्क्वायर, ये प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस b का स्क्वायर, आपके पास खुल गया स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर समेशन को अंदर अप्लाई करें, समेशन को अंदर अप्लाई करें तो दैट विल बी समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और प्लस समेशन इस पे अप्लाई करें तो ये कांस्टेंट है
और आपके पास ये टर्म भी कांस्टेंट है, एक्स बार कांस्टेंट होता है और ए भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करवाया जाए तो हमारे पास कांस्टेंट ही बचता है। तो 2 को भी बाहर रहने दिया, एक्स माइनस ए को भी बाहर रहने दें और समेशन सिर्फ इसके ऊपर रहेगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार, हम ये वाला समेशन अंदर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और ये वाला आ जाएगा प्लस, और ये हमारे पास अगेन देखें समेशन इस पे अप्लाई होगा तो अब समेशन नहीं रहेगा क्योंकि एक्स बार और ए हमारे पास दोनों कांस्टेंट हैं, माइनस कराने पे कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का स्केयर लेने से भी कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर समेशन का साइन नहीं लगना चाहिए बल्कि n टाइम्स x माइनस ए का स्केयर रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस स्टेप को ज़रा नीट से दिखाता हूँ आप लोगों को। हमारे पास समेशन अंदर अप्लाई हुआ, पहली टर्म पे समेशन गया, दूसरी टर्म पे मैंने फ़िलहाल समेशन लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको यानी कि नेक्स्ट स्टेप में इसको और ये वाला जो कांस्टेंट पार्ट है इसको हम समेशन साइन से आउट कर लेंगे, इसको समेशन साइन से आउट कर लेंगे। और ये हमारे पास कांस्टेंट था, इसके साथ हमने समेशन नहीं बल्कि n को यूज़ किया। ओके हो गया, वही प्रॉपर्टी समेशन की जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी यूज़ भी की है। ओके जी, अभी हम क्या करना है, बिल्कुल सारी चीज़ों को सेम रहने दें फिलहाल, इस 2 को और ये जो पार्ट हमारे पास कांस्टेंट था इसको बाहर निकाला हमने। और अब गौर करें यहाँ पर ये जो चीज़ आपके पास बनी है ये तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस करके आए हैं कि ये हमारे पास सम ऑफ x माइनस एक्स बार, ये तो हमारे पास 0 होता है। अगर ये हमारे पास पार्ट 0 होता है तो 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और इसके साथ, तो ये पूरी की पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक पूरी टर्म जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है ना, बस में ये टर्म 0 होगी तो ये वाली और ये वाली वट जो भी हो हमारे पास आंसर उसका क्या बन जाना है, 0 हो जाना है। तो ये टर्म आपके पास वैनिश हो जाएगी ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन विद 0। तो आपके पास बचे क्या, आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी और आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली किस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं, एक्स माइनस ए के स्क्वायर को चल रहे हैं, इसके समेशन को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से बचाइए और यहाँ से बचाइए। अब ज़रा गौर करें आपके पास ये जो एक्सप्रेशन जिसको आप प्रूव करने के लिए मूव कर रहे थे, ये यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन देखें और यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन देखें तो तकरीबन आप लोगों का बन भी चुका हुआ है, लेकिन बस यहाँ पर इक्वलिटी है, यहाँ पर अनइक्वलिटी है, ठीक है। इसको ज़रा डील कर लेते हैं, इसको कैसे डील करते हैं तवज्जो दीजिएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि ये वाली टर्म जो है ये क्या करूं, इसको छोड़ दूं, ठीक है। इस टर्म को हम छोड़ दें, कैसे छोड़ दें भाई, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई, छोड़ सकते हैं ऐसे कि हमारे पास यहाँ पर इक्वलिटी मौजूद है ना, यहाँ पर इक्वलिटी मौजूद है और अगर हम इस टर्म को इग्नोर कर दें तो हमारे पास क्या होगा, इक्वलिटी बरकरार रहेगी, नहीं इक्वलिटी बरकरार नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से कोई भी चीज़ जब देखें, एक चीज़ यहाँ पर पड़ी है ए मान लें इसको, इसके अंदर जब बी ऐड होता है तो तब ये एनीथिंग सी के बराबर है। तो अगर मैं ये बी को छोड़ दूँ तो अब इक्वलिटी तो नहीं रहेगी ना, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ हल्की हो जाएगी, ये चीज़ हल्की हो जाएगी और ये वाली चीज़ भारी हो जाएगी, सी भारी हो जाएगा। नहीं, क्लियर करते हैं इसको मज़ीद। यहाँ पर देखें आपके पास ये इक्वेशन परफॉर्म करती है एक तराजू की तरह, ठीक है, एक स्केल की तरह। ये इक्वल कब रहेंगे, अगर यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है 2 या 12 कर लेते हैं, 12 पड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है 6 प्लस, बल्कि वैल्यू चेंज करते हैं 8 प्लस 4। अब 8 और 4 आपस में प्लस होने के बाद 12 बनाते हैं। अगर मैं इस 4 को छोड़ दूँ, ठीक है ना, 4 को छोड़ दूँ, 4 के होते हुए क्या था, ये इक्वल था आपस में। जैसे मैंने 4 को छोड़ दिया तो अब क्या हुआ, अब क्या 8 जो है ना और 12 बराबर हैं आपस में, नहीं। आप कहेंगे जिस जगह से आपने चीज़ को छोड़ा है वो हल्की होगी या वो तो ऊपर उठ जाएगा तराजू ना, तो ये चीज़ भारी हो जाएगी। ओके, तो अब ज़रा देखते हैं जब हम इस टर्म को ड्रॉप करें तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। उसके लिए, उस इम्पैक्ट के लिए हम इस टर्म को ज़रा गौर से देखेंगे। ये हमारे पास x माइनस ए कोई भी वैल्यूज़ हो, चाहे वो पॉजिटिव हो आंसर हो इसका या नेगेटिव आंसर हो, इस स्केयर ने उसको बना देना है पॉजिटिव। एन आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होता है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव ही देगा। हद मारेगा तो क्या हो सकता है, ये दोनों एक्स बार और ए आपस में बराबर हो सकते हैं, 0 का स्केयर 0 होगा और इसके साथ 0 हो सकता है, यानी कि ये टर्म आपके पास या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है जिस टर्म को आप ड्रॉप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो 0 है तो इक्वलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, 0 जो है ना हम इग्नोर कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इक्वली रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा, ये जो टर्म अगर 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, मिसाल के तौर पे 2 प्रोड्यूस कर रही है, 3 प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर इक्वलिटी नहीं रहेगी, ये वाली साइड ग्रेटर होगी क्योंकि आपने उस 2 को या 3 को तो ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ड्रॉपिंग द टर्म n इंटू एक्स माइनस
ए का स्केयर, दैट इज़ क्या कि ये हमारे पास जो टर्म है दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये टर्म हमने ड्रॉप की तो ये इक्वलिटी जो है इनइक्वलिटी में कन्वर्ट होगी। अब आप देखें, आपके पास जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो आप लोगों के सामने आ गई है। बस सिंपली अरेंज कर दें, इधर वाली चीज़ को इधर और इधर वाली चीज़ को इधर रख के देख लें, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। ठीक है, समेशन एक्स माइनस ए का समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस ए का स्केयर। ठीक है, काफ़ी टाइम ले लिया इस प्रॉपर्टी के ऊपर बार, चलो मूव करते हैं। अगर देखें हम थर्ड प्रॉपर्टी को, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है जी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और पहली डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है उस एक्स बार को हम x1 बार कह देते हैं, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को हम x2 बार कह देते हैं, तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन को मैं x3 बार कह देता हूँ, और यही सिलसिला चलता है xk बार तक। मैंने k क्यों यूज़ किया, अमूमन तौर पर तो यहाँ पर हम 1 2 3 अप टू n चलाते हैं, तो n ने यूज़ किया, k यूज़ किया, क्यों, इसलिए कि हम n को यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर ये हमारे पास k डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनके मीन x1 बार, x2 बार, x3 बार अप टू xk बार है, तो जो x1 बार है उसकी फ्रीक्वेंसी n1 थी, यानी कि n1 वैल्यूज़ का जब मीन लिया गया था तो x1 बार आया, n2 वैल्यूज़ का मीन लिया गया तो x2 बार आया, n3 वैल्यूज़ का मीन लिया तो x3 बार आया, nk वैल्यूज़ का मीन लिया गया तो xk बार आया। तो n हमने तो यहाँ पर यूज़ करना था, इसलिए हमने इसको k रखा। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास ये है कंडीशन। अगर ऐसा हो कि n1 वैल्यूज़ का मीन x1 बार हो, n2 वैल्यूज़ का मीन x2 बार हो, n3 वैल्यूज़ का मीन x3 बार हो, इसी तरह यही सिलसिला चले kth डिस्ट्रीब्यूशन तक, k डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, k डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अगर हम सारी वैल्यूज़ को, सारी डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन करें तो मीन क्या होगा, तो प्रॉपर्टी बताती है कि x बार कंबाइंड विल बी हमारे पास n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, और प्लस यहाँ से चलते जाएंगे हम nk xk बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस nk तक चले जाएंगे। या इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समेशन ni एक्स आई बार डिवाइडेड बाय समेशन ni वेयर i गोज फ्रॉम 1 से लेकर k तक और i गोज फ्रॉम 1 से लेकर k तक। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी है जो मैंने डिस्कस की है। कहता है इफ़ x1 बार, x2 बार, x3 बार अप टू xk बार बी द मीन्स ऑफ k डिस्ट्रीब्यूशंस। ये मीन है हमारे पास k डिस्ट्रीब्यूशंस के, और उन k डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रिक्वेंसीज क्या है, n1 n2 n3 अप टू nk, यानी कि n1 का मीन x1 बार, n2 का मीन x2 बार, n3 का मीन x3 बार, और यही सिलसिला हमारे पास k तक चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये मीन्स अगर हमारे पास मौजूद हैं विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, तो इनका कंबाइंड मीन क्या होगा, एक्स बार कंबाइंड विल बी n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, प्लस करते चलेंगे अप टू nk xk बार, और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास पहली डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ प्लस दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ प्लस तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ अप टू kth डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़। इसको हम ज़रा विजुअलाइजेशन या प्रूफ कैसे देख सकते हैं इसका, ठीक है ना, ये समेशन डिस्कस कर लिया हमने। इसकी विजुअलाइजेशन या प्रूफ देखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जो हमने अर्थमेटिक मीन की थी, या प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती थी कि हमारे पास अगर कोई एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन कैसे लिया जाएगा, एक्स बार कैसे लिया जाएगा, आपने करना है सिर्फ वैल्यूज़ को सम, वैल्यूज़ को आपने करना है सम और नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करा देना, आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। यही डेफिनेशन है हमारे पास ना। अच्छा, यानी कि जिन वैल्यूज़ का आपने मीन लेना है उन वैल्यूज़ को आप करें सम और डिवाइड करा दें उनकी तादाद के साथ। ओके, तो अगर आपके पास के डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपके पास के डिस्ट्रीब्यूशन है तो के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उन सारों को सम कर लें भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन के डिस्ट्रीब्यूशन, और उनको डिवाइड करा दें। सारी ऑब्जर्वेशन जितनी भी आपके पास के डिस्ट्रीब्यूशन है उनके अंदर मौजूद जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सारों को डिवाइड करा दें, आपके पास आंसर बन जाना चाहिए। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पहली डिस्ट्रीब्यूशन है उसका समेशन, उसको समेशन 1 कह देता हूँ, समेशन x1। दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समेशन x2 कह देता हूँ, तीसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समेशन x3 कह देता हूँ। यही सिलसिला चलाएं आपके पास समेशन xk। तो हमारे पास हर डिस्ट्रीब्यूशन का सम आपस में दोबारा से सम होता जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, सारी की सारी जितनी भी के डिस्ट्रीब्यूशन जिन ऑब्जर्वेशन का सम मिल गया।
डिवाइड करा दें इसको किसके साथ, n1 प्लस n2 प्लस चलते जाएं आप nk तक, सारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वैल्यूज़ थी सारी दोबारा से अगेन सम हो जाएंगी। तो क्या मिलेगा, बेसिकली आपने क्या किया, ये जो आपने लिखा ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन के डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड क्या कराया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन के डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन के डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अच्छा, तो हमारे पास इसी चीज़ को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया जी, एक्स बार इज इक्वल, एक्स बार कंबाइंड किसके बराबर होना चाहिए, समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस समेशन x3 अप टू समेशन x k होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nk। इसको हम डिस्कस कर बैठे, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास समेशन x किसके बराबर होता है, दैट इज़ n x बार। क्यों भाई, ये इसलिए बराबर होता है, देखें आपके पास x बार किसके बराबर है, दैट इज समेशन x डिवाइडेड बाय n, तो n को इधर भेजें, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये n x बार बन जाएगा। n x बार किसके बराबर है, समेशन x के। अच्छा, तो फिर समेशन x1 किसके बराबर होगा, n1 x1 बार के। समेशन x2 किसके बराबर होगा, n2 x2 बार के। इसी तरह चलते जाएं आप, यानी कि समेशन x1 की जगह पे लिखेंगे n1 x1 बार, समेशन x2 की जगह लिखेंगे n2 x2 बार, समेशन n3 की जगह पे लिखेंगे n3 x3 बार, उस तरह समेशन xk की जगह पे लिखेंगे nk xk बार। तो नीचे तो डिनोमीटर को वैसे ही रहने दें, इसका तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए, आपके पास n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार होल डिवाइडेड बाय n1 n2 n3 अप टू nk, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास आ गई। ये आपके पास बेसिकली अगर फार्मूला देखें तो आपके पास प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो चलते हैं जी अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास अरिथमेटिक मीन की क्या कहती है जी, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ x1 x2 x3 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं चलती जा रही हैं अप टू xn तक, ये अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं तो इन वैल्यूज़ का कोई मीन भी होगा, और जो वो मीन होगा उसको हम कह देते हैं x बार। ओके जी, ये तो हमारे पास पुरानी बात है। नई बात क्या है, नई बात ये है कि अगर हमारे पास ये जो x की वैल्यूज़ हैं, हमारे पास एक नया वेरिएबल y भी जनरेट कर सकें, यानी कि y1 y2 y3 अप टू yn जनरेट कर सकें। कैसे, बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप के y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी कि x और y में एक रिलेशनशिप हो, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऐसे सूरत हाल में अगर हमारे पास x1 x1 x2 x3 अप टू xn हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिनका मीन x बार है, और हमें बता दिया जाए कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास x1 x2 करते करते xn, ठीक है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो हम सिंपली हर x की वैल्यू को प्लग इन करते जाएंगे तो y की वैल्यूज़ हमारे पास जनरेट होती जाएंगी ना। अगर ऐसी सूरत हाल हो, यानी कि सिंपली इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार हो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, गलत कितना एक लिखा, थोड़ा सी लिखा, y अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो तो देन y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार होगा, यानी कि जो रिलेशनशिप y और x का है, y और x बार यानी y और x के जो मीन्स हैं उनका रिलेशनशिप भी एग्जैक्टली वही होगा, नो चेंज के साथ होगा। अगर y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x है तो y बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3x बार होगा। y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x है तो y बार जो है ना हमारे पास 7 माइनस 4x बार होगा। ये है हमारे पास चौथी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, ये प्रॉपर्टी को प्रॉपरली देखते हैं। हमारे पास अगर वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू x1 है, दूसरी वैल्यू x2 है, तीसरी वैल्यू x3 है, अब तो ये सिलसिला चला xn तक, हमारे पास xn वैल्यूज़ है, ठीक है। n ऑब्जर्वेशंस हैं हैविंग देयर अरिथमेटिक मीन x बार, उनका अरिथमेटिक मीन x बार। एंड इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अगर y बराबर हो किसके बराबर हो, a प्लस बी एक्स के बराबर हो, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप है आपके पास, यहाँ पर देखें x का और y का, तो फिर उनके मीन्स का भी वही रिलेशनशिप होगा, जहाँ पर सिंपली इसके ऊपर बाज रख दी है हमने आगे जाके, ठीक है। इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार, सॉरी इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। याद रख लें यहाँ पर a हमारे पास कांस्टेंट है और ये b भी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो a हमारे पास और b हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन a को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। किसको नहीं, a को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, b को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, a को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है जी, b को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर गलत है जी, b को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके जी, तो हमारे पास ये है प्रॉपर्टी, इसको भी ज़रा हल्का सा प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ क्या है जी, हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो आप इस तरह करें, दोनों साइड पे समेशन अप्लाई करें तो समेशन y इज इक्वल टू समेशन a प्लस बी एक्स हो गया,
समीशन वाई को रहने दें एज इट इज़। इस समीशन को अंदर लेकर आएंगे तो समीशन ए तो नहीं आ सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास समीशन की कहती है कि आपको कांस्टेंट के साथ एन लिखना है, ठीक है। और प्लस समीशन बी एक्स है, तो बी कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक लें तो बी समीशन एक्स हो गया। अब इसको डिवाइड करा लें बोथ साइड पे आप एन के साथ, तो ये समीशन वाई बाई एन आपके पास वाई बार बन जाएगा। और एलसीएम उठा सकते हैं अलग-अलग, यानी कि आपके पास लिखा हो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 4 लिखा हो, तो इसको लिख सकते हैं 2/4, और ये वाला प्लस और 3/4, इसको अलग-अलग लिखा जा सकता है। तो जस्ट लाइक दैट एन ए डिवाइडेड बाई एन प्लस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन लिखा जा सकता है। एन यहाँ पर एन से कैंसिल आउट हो गया। समेशन एक्स बाई एन को देख लें, यहाँ पर वाई बार इज इक्वल टू यहाँ से ए बचा प्लस बी यहाँ से बचा रहेगा। समेशन एक्स बाई एन आपको एक्स बार देता है, तो यह प्रॉपर्टी आप लोगों के पास प्रूव हो गई, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर दोबारा से नीट एंड क्लीन तरीके से देखते हैं जी। हमारे पास वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, आपने क्या करना है, अप्लाई करना है समेशन बोथ साइड पे। समेशन बोथ साइड पे अप्लाई किया तो समेशन वाई इज इक्वल टू समेशन वाई इज इक्वल टू समेशन ए इंटू एक्स, सॉरी समेशन ए प्लस बी एक्स, और समेशन को अंदर लेकर चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। ये बी समेशन एक्स अगले टर्म पे बना दिया, ठीक है, ये बी हमने बाहर फेंक दिया, ठीक। और अब क्या करना है जी, हमने डिवाइड करना है बोथ साइड पे एन के साथ, तो समेशन वाई बाय एन हुआ और एन ए प्लस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन हुआ। और इसको सेपरेट करते हैं, एलसीएम को अलग-अलग करते हैं इसके साथ और फिर इसके साथ, तो हमारे पास बन जाएगा समेशन वाई बाय एन इक्वल टू एन ए बाई एन प्लस बी इंटू समेशन एक्स बाई एन। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास वाई बार, यहाँ से एन आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से बन जाएगा आपके पास एक्स बार, ठीक है। तो ये वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, ये आपके पास प्रॉपर्टी चौथी वाली भी प्रूव हो गई। बहरहाल प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली, कुछ फीचर्स देख लेते हैं अरिथमेटिक मीन के। कुछ लोग इसको प्रॉपर्टीज़ भी कह देते हैं, हमारी बुक ने तो इसको प्रॉपर्टीज़ नहीं कहा। बहरहाल हमारे पास कहीं ना कहीं इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर इनका जिक्र ज़रूर है, कुछ का जिक्र नहीं भी है, लेकिन हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की खुसूसियत ये है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए डाटा सेट इज़ यूनिक, एक ही वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि एक डाटा के लिए एक से ज़्यादा मीन्स हमें मिल रहे हों, एक ही मीन मिलता है हमें। और इसका मीन क्या है, मीनिंग देयर इज़ ओनली वन वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स, सारे डाटा पॉइंट्स को एक ही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मिल रही होती है, ठीक है। दिस इंश्योर्स क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द इंटरप्रिटेशन हमारे पास जो है ना वो क्लियर कंसाइज हो गई, पता लग गया कि किस बात एवरेज इस डाटा सेट की एवरेज क्या है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर सिंप्लिसिटी, आराम से सुकून से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ तो थोड़ी सी टफ हो जाती हैं बाज़ वक़्त, लेकिन अरिथमेटिक मीन को इटसेल्फ अगर आप जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये तंग नहीं करता, आराम से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। ना टाइम लेता है और ना कम्प्लेक्स होता है, इजी टू कैलकुलेट है। और वाइडली यूज मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी अपनी इसी खुसूसियत की वजह से आराम से कैलकुलेट हो जाता है और सारी वैल्यूज़ को यूज़ भी कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी बुराई भी है, दैट इज़ इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए ये सेंसिटिव है, ठीक है। और ये आपको जहन में रख लेना, इस बात को कहीं भी ये लफ्ज़ यूज़ करें आउटलायर का, ठीक है। आउटलायर का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीमली हाई वैल्यू या एक्सट्रीमली लो वैल्यू को हम आउटलायर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आउटलायर के लिए जो है ना ये सेंसिटिव है, बिहेव करता है। अगर आपके पास डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ चल रही हैं उसमें यकदम आपके पास एक बहुत छोटी वैल्यू आ जाए, तो ये डाटा जो है ना अपने जो एक्चुअल मीन है उससे मीन छोटा दिखाना शुरू कर देगा। और आउटलायर से मुराद ऐसी वैल्यू कोई आ जाए कि जो एक्सट्रीमली हाई वैल्यू हो, तो जो डाटा सेट आपको जो उसको एवरेज दिखानी चाहिए थी उससे ये बड़ी वैल्यू बताना शुरू कर देगा। यानी कि इसको हम इस अंदाज से भी देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ में इस चीज़ को डिस्कस कर लिया जाता है, दिमाग में रखिएगा। अगर एक डाटा सेट में से आप बहुत छोटी वैल्यू को माइनस करा दें तो एवरेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत छोटी वैल्यू ड्रॉप करने पर आपका एक्चुअल मीन जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक्सट्रीमली हाई वैल्यू को छोड़ देंगे या ड्रॉप कर दें तो क्या होगा, आपका मीन जो है ना वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल मीन से। तो ये हमारे पास इफेक्ट होता है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू से या आउटलायर से। और यही हमारे पास अ सिंगल अनयूजुअली लार्ज और स्मॉल वैल्यू कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द मीन, मेकिंग इट लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा। इस वजह से लेस रिप्रेजेंटेटिव है। अदरवाइज अगर हम आउटलायर्स के लिए परेशान नहीं है, हमें आउटलायर से कोई लेना देना नहीं है, ये डाटा के अंदर आउटलायर्स मौजूद नहीं है या बहुत थोड़े से हैं, तो हम इग्नोर करके बड़े सुकून से इस अरिथमेटिक मीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम इसको इसलिए कहते हैं कि द अरिथमेटिक मीन रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा
सेट एंड बैलेंसिंग द डाटा ऑन ईदर साइड, हम जो वैल्यू दे रहे होते हैं वो तकरीबन आपके पास सेंटर ऑफ द डाटा को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा एप्लीकेबल टू फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई होता है हमारे पास अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से, एक कात को छोड़ के जो हमारे पास एक छोटी सी बुराई भी मौजूद है इसके अंदर। छोटी सी तो क्या है, अगर डाटा के अंदर ना हो तो फिर हमें वो बुराई कुछ भी नहीं कहती, ठीक है ना। तो इसी की वजह से ये आपके पास फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर बड़े फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। आपके पास इसका यूज़ आप लोगों को नज़र आएगा वेरिएंस के अंदर, आपको नज़र आएगा स्टैंडर्ड डिवीएशन के अंदर, जो इस चैप्टर के बाद का जो चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको। इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम सेकेंड ईयर के पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने 2-3 का जिक्र यहाँ पर कर दिया आपके लिए। इसके अलावा डिपेंडेंट ऑन एवरी ऑब्जर्वेशन, हर जो ऑब्जर्वेशन आपके पास अवेलेबल होती है सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा होता है, सारी वैल्यूज़ की मान के चल रहा होता है, इसलिए ये भी इसके अंदर अच्छाई है, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे पास मेजर्स ऐसे हैं कि जो सारी वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं कर रहे होते, ठीक है। मिसाल के तौर पर डाटा के अंदर से अगर हम मोड निकालते हैं तो मोड होता है जी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, बाकी वैल्यूज़ क्या है उससे कोई कंसर्न नहीं है मोड को, ठीक है ना। उसने देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही है, तो सारी वैल्यूज़ को तो कंसिडर नहीं किया ना उसने। तो ये मोड के अंदर की बुराई है, लेकिन ये वाली बुराई जो है अर्थमेटिक मीन में नहीं है। इसी तरह आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में रेंज की बात करें, वो दो एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीमली हाई वैल्यू और एक्सट्रीमली लो वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो वहाँ पर भी उसने सिर्फ दो वैल्यूज़ यूज़ की, एक्सट्रीमली हाई वैल्यू यूज़ कर ली, एक्सट्रीमली लो वैल्यू यूज़ कर ली, सारी वैल्यूज़ तो यूज़ नहीं की। तो ये बुराई है, एक ड्रॉबैक कह सकते हैं आप, कि सारे डाटा जो आपके पास अवेलेबल है उसकी ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन जो है वो वैल्यू रखती है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है वो सारी वैल्यूज़ को यूज़ भी करता है, तो ये हमारे पास एक अच्छाई और भी इसके अंदर आ गई, ठीक है। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा दोनों के लिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन मौजूद होता है, तो ये हमारे पास डाटा जैसा भी हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अर्थमेटिक मीन उसका निकाला जा सकता है, ठीक है। बहरहाल हमने आउटलायर्स जो है ना किसकी जो बुराई देखी उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी कंक्लूजन दे देते हैं आप लोगों को। प्रॉपर्टीज़ जो अर्थमेटिक मीन की है ना वो हमें वाइडली यूज़ करने के लिए जो है ना इस सेंट्रल टेंडेंसी को वाइडली यूज़ करने के लिए एप्लीकेबल कर देती है कि भाई जान इसके अंदर बहुत रेयर एक ही बुराई है, वो आउटलायर वाली बुराई है, उसको छोड़ के बाकी बड़ी अच्छी है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ मेक्स अर्थमेटिक मीन अ वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दो इट्स सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स कैन समटाइम्स लिमिट्स इट्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर एक मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। व्हेन एनालाइजिंग डाटा आउटलायर्स कैन significantly affect some measures of central tendency such as arithmetic mean. However, following measures are not affected or less या least affected by the outliers। मैं आपके सामने एक लिस्ट रख देता हूँ, हालांकि हमने इस वीडियो सीरीज़ के अंदर अभी तक उनको डिस्कस नहीं किया, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो मीडियन है उसको हम डिस्कस करेंगे। मीडियन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आउटलायर से, ठीक है। कोई बहुत एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है या एक्सट्रीमली लो वैल्यू है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने आपको मिडल मोस्ट वैल्यू बतानी है। मीडियन को डिफाइन करते हैं मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अरे डाटा, ठीक है। तो आउटलायर से मीडियन को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिपीटेड वैल्यू होती है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू सेट ऑफ डाटा के अंदर हम देखते हैं एक हो या दो हो, तो हमारे पास वो एक या दो मोड्स हो सकते हैं, लेकिन उसको सारी वैल्यू से लेना देना ही कुछ नहीं होता। तो एक्सट्रीमली लो और एक्सट्रीमली हाई से क्या लेना देना होगा। ट्रिम्ड मीन, ये ट्रिम्ड मीन हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस नहीं है, लेकिन ट्रिम्ड मीन बेसिकली हम कैसे करते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ डाटा होता है उसमें से हम एक सर्टन पार्ट या एक परसेंटेज जो है ना हम एक्सट्रीमली हाई वैल्यू की और एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़ को कि उनको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो बीच में वैल्यूज़ बचती हैं हम उनका सिंपल अरिथमेटिक मीन जैसे हम कैलकुलेट करते आए हैं उनका कैलकुलेट कर देते हैं। तो क्या होता है उससे इम्पैक्ट जो आउटलायर्स ने जनरेट करना था उससे जो है ना हम जो है ना बच जाते हैं, तो उससे इम्पैक्ट जितना होता है वो रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह ज्योमेट्रिक मीन है अभी नहीं पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम या आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर भी बड़ा कम असर होता है, ठीक है। हार्मोनिक मीन पे भी कम असर होता है, लेकिन किस चीज़ का कम असर होता है? एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज़ का कम असर होता है, लेकिन एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़ जो है ना वो हार्मोनिक मीन को वो भी डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। तो ये याद रख लें, हमने जब देखा था क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेजेस के अंदर, तो हर क्वालिटी जो अच्छी हो किसी एक ही मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, एक सर्टन स्पेसिफिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सारी की सारी एक में पाई जाए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना।
तो किसी के अंदर एक अच्छाई होती है तो किसी के अंदर दूसरी अच्छाई होती है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी लिमिटेशंस के मुताबिक उसको यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बहरहाल आपको आपने बर्दाश्त किया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।